नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है। मैट्रिक परीक्षार्थी कृपया ध्यान दें कि आज 16 मार्च है और 20 मार्च को आप लोगों का सोशल साइंस की फाइनल परीक्षा है। तो 17, 18, 19 3 दिन मात्र बचे हुए हैं। तो आज मैं सोचा कि आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूं। ऑब्जेक्टिव तो बहुत करा दिया हूं। मॉडल सेट जो प्रोजेक्ट रेल था कोडरमा जिला शिक्षा प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा, उसको मैंने 4 सेट को डाल दिया था। प्लस जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था 2023 हेतु मैट्रिक परीक्षा हेतु, उसको भी मैंने ऑब्जेक्टिव डाल दिया था। पिछले साल का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2022 का जो मैट्रिक परीक्षा में पूछा था उसको भी डाल दिया था। तो अभी कुछ व्यस्तता के कारण मैं क्वेश्चंस नहीं डाल पाया हूँ। तो आज देखिए, मैं आप लोगों के लिए वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक का पूछता है, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक का पूछता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का रहता है और 5 प्रश्न पूछेगा, उसमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो आप लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, या निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है। तो हम लोग जानते हैं कि लुई 16वां एक निरंकुश शासक था जो कि फ्रांस, ये आज मैं 2 चैप्टर आप लोगों को कराऊंगा। फ्रांस में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 अध्याय से मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, इतिहास प्रश्न है। इतिहास से देखिए, बोलता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता तथा शासक वर्ग अपनी मनमानी को स्वतंत्र होता है, निरंकुशवाद के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, अतः रूढ़िवादी कौन था। तो रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो आधुनिकता एवं परिवर्तन के स्थान पर स्थापित परंपराओं तथा रीति रिवाजों को बनाए रखने पर बल देता है। मतलब वो क्या है, आधुनिकता एवं परिवर्तन के स्थान पर स्थापित परंपराओं, मतलब जो पुराने प्राचीन समय से जो चले आए हैं परंपरा और तथा रीति रिवाज, उसी को बनाए रखने पर बल देता है। वह परिवर्तन नहीं चाहता है। अगर परिवर्तन चाहता भी है तो बिल्कुल धीरे धीरे क्रमिक, ऐसा नहीं कि अचानक। रूढ़िवादियों की मूल धारणा यह है कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक भेदभाव, संपत्ति आदि को बनाए रखना चाहिए। ये सब क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का पूछेगा। अब अगला प्रश्न है, समन्वयवाद से आप क्या अभिप्राय है, समन्वयवाद से आप क्या समझते हैं। तो 2 अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास समन्वयवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवाद मतलब क्या, मैं नहीं हम, मतलब राष्ट्रवाद में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना बल्कि हम, मतलब उस देश में रहने वाले सभी धर्मों, सभी समुदायों के बारे में सोचना होगा। सामूहिक एकता या राष्ट्रीय एकता को भी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखिए कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहाँ और कब हुई। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांस से शुरू हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति से शुरुआत हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सबसे बड़ा सम्राट था फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जो कि 1804 से 1815 तक फ्रांस में शासक किया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की तथा बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, रूपक से आपका क्या तात्पर्य है ना। जब किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे रूपक कहा जाता है। जैसे टूटी जंजीर, मसाल, नारी के रूप में राष्ट्र का कल्याणकारी स्वरूप आदि जन जन में राष्ट्रीयता की भावना जगा देते हैं। अब देखिए, मारियान और जर्मेनिया दोनों में से एक प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। मारियान किसका रूपक थी। मारियान जो है वह फ्रांस का राष्ट्रीय रूपक थी और जर्मेनिया जो है वह जर्मनी का राष्ट्र रूपक थी। यह कोई वास्तविक महिला नहीं थी बल्कि यह एक काल्पनिक महिला थी और जो वह एक राष्ट्र रूपक थी। तो मारियान जो है वह नारी रूपक में एक रूपक था जो फ्रांस में राष्ट्र तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी, और जर्मेनिया थी जो वह जर्मेनिया की थी। कल्पना दर्श या यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। तो कल्पना दर्श सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसे वास्तविकता के धरातल पर लाना लगभग असंभव है, यूटोपिया या कल्पना दर्श के नाम से जानी जाती है। यूटोपिया के प्रणेता कौन थे। फ्रेडरिक सारियो। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा कि यूटोपिया के
प्रेरक कौन थे? प्रेरणिता कौन थे? तो फ्रेडरिक सारियो थे, जिसको यूटोपिया आने की कल्पना दर्श हुई। देखिए फिर अगला प्रश्न आ ही गया कि फ्रेडरिक सारियो कौन था। फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। पूछेगा फ्रेडरिक सारियो इनमें से क्या था? चित्रकार, कलाकार, संगीतकार या नृत्यकार? तो आपको कलाकार नहीं देना है, कलाकार में तो बहुत कुछ आता है। कलाकार में चित्रकार भी आता है, जो संगीत गाता है उस भी आता है, संगीतकार भी आता है, नृत्यकार, लेकिन यहाँ चित्रकार था। फ्रेडरिक सारियो क्या था? चित्रकार था, जो 1848 ईस्वी में उसने चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, अब है निर्जातीय से क्या समझते हैं? तो निर्जातीय जो है वह किसी समुदाय के एक साझी नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को निर्जातीय के नाम से जाना जाता है। यह समुदाय की पहचान को सुनिश्चित करता है। ये अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न है, ऐसा नहीं कि ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पकड़ा जाएगा। जैसे फ्रेडरिक सारियो के बारे में पूछेगा क्या फ्रेडरिक सारियो कौन थे? ऑप्शन में दे देगा फ्रेडरिक सारियो कौन थे। एक नंबर में ऑप्शन में रहेगा चित्रकार, दूसरा में कलाकार, तीसरा में संगीतकार, चौथा में इतिहासकार, तो वो हो जाएगा चित्रकार। अब नारीवाद से आप क्या समझते हैं? तो नारीवाद एक ऐसा आदर्श दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अब बोलता है कि यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, तो हम लोग सब जानते हैं। यह किसका था? ड्यूक मेटरनिक का था। किसका था? ड्यूक मेटरनिक का था। ड्यूक मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर फ्रांस ड्यूक मेटरनिक ने की थी। अब है वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस हम लोग जानते हैं कि 1815 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा आयोजित की गई थी। अब है 1815 कि वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? तो 1815 में युद्धों को रोकने के लिए एक संविधान का निर्माण, पराजित राष्ट्रों द्वारा विजय राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति, फ्रांस तथा अन्य राजतंत्रों को फिर से बहाल करना तथा दास प्रथा की समाप्ति। हम लोग जानते हैं कि 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन को ऑस्ट्रिया, पर्सा, फ्रांस और इंग्लैंड आदि देशों ने मिलकर हरा दिया था। तो इन्हीं 4 देशों ने एक शांति समझौता करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिला था, जिसे वियना सम्मेलन या वियना संधि कहते हैं। और इसमें उन नेपोलियन के द्वारा वो समस्त सुधार जो नेपोलियन ने किए थे उसको फिर से समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने जो नियम कानून लागू किया गया था उसको फिर से खत्म कर दिया गया। अब है जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है? तो किसी निश्चित क्षेत्र में किसी खास विषय पर उस क्षेत्र के निवासियों के विचारों के संग्रह को जनमत संग्रह कहा जाता है। जनमत संग्रह लोकतंत्र का आधार है। अब देखिए जियुसेप्पे मैत्सिनी कौन था? या बोलेगा जियुसेप्पे मैत्सिनी पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जियुसेप्पे मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। वह निरंकुश राजतंत्र का विरोधी एवं उदार लोकतंत्र का समर्थक था। उसने इटली के एकीकरण की रूपरेखा तैयार की थी। जिसमें मैत्सिनी का जन्म हुआ था 1807 में जेनेवा में, और इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने 2 गुप्त संगठन भी बनाया था, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली की स्थापना उन्होंने वर्साई में की थी और यंग यूरोप की स्थापना उन्होंने बर्न में किया था। अब है कांट कैमुलो द कैबूर। कांट कैमुलो द कैबूर कौन था? इन्होंने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बोलता है काउंट कैमुलो द कैबूर सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय का मंत्री था। उसने इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया तथा कूटनीति और प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से वह इटली का एकीकरण करने में सफल रहा। इटली में एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इटली के एकीकरण का नेतृत्व आंदोलन 3 आदमी ने किया था, काउंट कैमुलो द कैबूर, गरिबाल्डी और मैत्सिनी। यहाँ एक ही दिया है। यंग इटली क्या था? इसकी स्थापना किसने की थी? मैंने अभी आपको बताया कि यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना मैत्सिनी ने 1830 ईस्वी में वर्साई में मैत्सिनी ने किया था, है ना, वर्साई में। बिस्मार्क कौन था? उसने कौन सी नीति अपनाई? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। जर्मनी के एकीकरण में उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके लिए उन्होंने खून और खड़क की नीति अपनाई। अब इसमें 1 नंबर का प्रश्न अगर पूछ दे कि खून और खड़क की नीति किसने अपनाई? तो ऑटोमान बिस्मार्क ने अपनाई। बाल्कन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लीजिए कि बाल्कन क्षेत्र में ऑटोमन एवं हैब्सबर्ग साम्राज्य के देश जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि। अब है देखिए ऑटोमन साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? ऑटोमन साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? ये 2017 या 18 में प्रश्न पूछा था। तुर्की शासन के अधीन आने वाले पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र तथा उत्तरी अफ्रीका तक फैले साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है। राष्ट्रवाद के उदय के साथ प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यह अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया था। अब यूनान का स्वतंत्रता युद्ध क्या था? हम लोग जानते हैं यूनान को स्वतंत्रता
1832 के कस्तूनतुनिया की संधि से मिला था। बोलता है यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। यूनानियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन चला। अनेक बुद्धिजीवियों और आंदोलनकारियों के प्रयास से 1832 में यूनान तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की अधीनता से स्वतंत्र हो गया। अब पूछेगा कि कस्तूनतुनिया की संधि कब हुई थी, तो आप लोग बताइएगा 1832 में। और यूनान को स्वतंत्रता संग्राम कब प्राप्त हुआ, 1832 में, यानी कि कस्तूनतुनिया की संधि से ही मिला था। अब फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए, अथवा फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। तो बोलता है कि फ्रांस के नागरिकों में सामूहिक पहचान अथवा एक राष्ट्र के नागरिक होने का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए थे। क्या क्या उपाय अपनाए गए थे? नए राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया गया, पितृभूमि तथा नागरिक जैसे राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहित किया गया, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया तथा उसके स्थान पर फ्रेंच को जनसामान्य की भाषा बनाने का प्रयास किया गया। नागरिकों के एक समान अधिकारों का समर्थन किया गया, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए। पाँचवा है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए तथा नाप तौल की एक समान व्यवस्था पूरे फ्रांस में लागू की गई। अब अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता की 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी, यानी जिसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं, जो कि 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता की व्याख्या करें। ये कब लागू हुआ था? 1804 में। नेपोलियन के 3 प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करें, अथवा नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए क्या किया, कि 3 का उल्लेख करें। तो बोलता है कि अपने शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने संहिता को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत उसने निम्नलिखित 3 प्रमुख बदलाव किए। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, सामंती व्यवस्था और भूदासत्व को खत्म कर दिया गया, जागीरदारी शुल्कों से किसानों को मुक्ति मिली। अब 1815 की संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी, तो इसमें है 1815 में संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें उद्देश्य निम्नलिखित थी। देखिए मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, उन राजतंत्रों को फिर से बहाल किया जाए जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया। युद्धों को रोकने के लिए एक सर्वमान्य तथा सक्षम संविधान का निर्माण किया जाए। पराजित राष्ट्र विजित राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति दे। दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। फ्रांस में राजतंत्र की बहाली कर बुर्बो वंश को शासन सत्ता सौंप दी जाए। बुर्बो राजवंश को फिर से देखिए सत्ता में लाया गया। अब मारियान तथा जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि 18वीं तथा 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र के मानवीकरण अथवा राष्ट्रों को एक चेहरा देने के लिए रूपक के रूप में नारी रूपों का व्यवहार किया। राष्ट्र को व्यक्ति का रूप देने के लिए जिसे नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई वास्तविक महिला नहीं थी। हम बोले ना, वो वास्तविक महिला नहीं थी बल्कि काल्पनिक थी, बल्कि यह राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास मात्र था। फ्रांस में राष्ट्र को मानव रूप देने के लिए लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान को चुना गया। फ्रांस में क्या मारियान को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक घोषित किया गया तथा उसकी मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मेनिया, मैंने बताया था ना आपको, जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। मारियान और जर्मेनिया दोनों ही नारी रूप थे। आप देखिए पूछेगा कि बलूत वृक्ष के पत्तों जर्मेनिया को किस रूप में मान्यता दी गई, या किस वृक्ष के पत्तों, तो बलूत वृक्ष के पत्तों। 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, याद रखिएगा कि जर्मेनिया को किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया, तो बलूत वृक्ष के। जिस तरह से मारियान तथा जर्मेनिया को चित्रित किया गया उसका व्यापक महत्व था। मारियान की प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया। इससे जनता में इन उदात्त राजनीतिक भावनाओं का संचार हुआ। इसी प्रकार जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति तथा एक नए युग के सूत्रपात का प्रतीक था। जर्मनी की जनता को इससे राष्ट्र के गौरव का बोध हुआ। फिर जेसेपी मैत्सिनी कौन था, राष्ट्रवाद के विकास में उसका योगदान क्या था, तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब है एकीकरण से पहले इटली की राजनीतिक दशा कैसी थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अब देखिए काउंट कैमिलो द कैबूर कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। तो अभी हमने गैरिबाल्डी पढ़ा, अब मैत्सिनी भी पढ़ लिया, अब काउंट कैमिलो द कैबूर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पूछ सकता है, काउंट कैमिलो द कैबूर सार्डिनिया पिडमोंट के साथ से विक्टर एमानुएल द्वितीय का मंत्री था। कैबूर ने इटली के एकीकरण में आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रांस तथा सार्डिनिया पिडमोंट के बीच कूटनीतिक संधि के पीछे काबूर का हाथ था। इस संधि के प्रभाव से सार्डिनिया पिडमोंट ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सफल हुआ। काबूर समझता था कि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर किए बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है। ऑस्ट्रिया के पराजित होने के बाद इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण, दोनों में से एक प्रश्न पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% कहीं है कि पूछेगा, पूछ सकता है।
देखिए इटली का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन पूछेगा तो इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। युद्ध के जरिए इटालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर थी। दूसरा है कि मंत्री प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। काबूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की। फ्रांस की मदद से वह 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तीसरा है जूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों, आप पूछेगा कि सशस्त्र स्वयंसेवकों का स्थापना किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ही ने किया था। इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में उन्होंने दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों पर कब्जा जमाया। अंत में वे स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा। इस प्रकार इटली एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1861 में इटली एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। देखिए बहुत सारा प्रश्न आप लोग को मॉडल सेट में पूछा होगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ, उसमें से दिया हुआ ऑप्शन कहीं 1860 कहीं 1861। तो अगर 1861 होगा तो 1861 लिख दीजिएगा, क्योंकि इटली का एकीकरण जब पूर्ण हुआ उसके बाद विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। तो 1861 ही होगा इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण तो 1871 में जानते हैं। देखिए जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में बताएं, पूछ दिया है। तो जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण दोनों आप याद कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। तो जर्मनी का एकीकरण देखिए बोलता है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया 1848 में उदारवादी आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई। आंदोलन के परिणाम स्वरूप निर्वाचित संसद का गठन हुआ तथा राजनीतिक सुधारों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लेकिन राष्ट्र निर्माण के इस उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकतों ने दबा दिया, यानी कि राजा और वहाँ के फौज यानी कि सैनिकों ने इसको दबा दिया। दूसरा है अंततः राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन पर्सा में केंद्रित हो गया और पर्सा के राजा ने ऑटोमन बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री घोषित किया और जर्मनी के एकीकरण के जिम्मा ऑटोमन बिस्मार्क को सौंपा। बिस्मार्क ने सेना तथा नौकरशाही की सहायता से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा फ्रांस को पराजित किया तथा इस प्रकार जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। देखिए 1871 में हुआ जर्मनी का एकीकरण और इटली का 1861 में। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पकड़ा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ है भारत में राष्ट्रवाद से प्रश्न, ठीक है। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया कम्युनिस्टवादी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, तो इस वीडियो के आगे हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों, है ना। चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अभी आप क्या कीजिए, सिर्फ यूरोप में राष्ट्रवाद का इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको लिखा दिया, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद में भारत में राष्ट्रवाद का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो जो भी मेरे चैनल्स में नए हैं आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अभी मैं सब्जेक्टिव 1-2 दिन के अंदर जो भी बनाऊं, ऑब्जेक्टिव तो मैं बता चुका हूं, सब्जेक्टिव जो भी मैं बनाऊंगा वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें से निश्चित प्रश्न कुछ ना कुछ 80-90% प्रश्न आना ही आना है। तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे चैनल्स में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और मन से पढ़िए, क्योंकि 20 मार्च से आप लोगों की सोशल साइंस की परीक्षा होने वाली है। धन्यवाद।